नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक काफी अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक ऐसा मुद्दा जो हजारों शिक्षकों की जिंदगी, उनके भविष्य और पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हाँ, जरा सोचिए, आपने कोई नौकरी, मान लीजिए शिक्षक की नौकरी, 15 साल पहले शुरू की। उस समय के जो भी नियम थे, कायदे थे, सब पूरे किए। बिल्कुल। और आप पूरी मेहनत से, लगन से अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और फिर 1.5 दशक बीत जाने के बाद अचानक आपसे कहा जाता है कि भाई अगर नौकरी में बने रहना है तो एक नई परीक्षा पास करनी होगी। हाँ, और वो भी ऐसी परीक्षा जो उस समय थी ही नहीं जब आपकी नौकरी लगी थी। यही असली स्थिति है उत्तर प्रदेश के उन हजारों शिक्षकों की जिनकी नियुक्ति साल 2010 से पहले हुई थी। अच्छा। और उनके लिए अब यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने का जो मामला है वो एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। तो ये तो काफी जटिल स्थिति लग रही है ही। इसमें कानून के सवाल हैं, मानवीय चिंताएं हैं और शिक्षा की गुणवत्ता का बड़ा प्रश्न भी है। सब आपस में उलझे हुए हैं। और इसी पूरे मामले को, इसी उलझन को समझने के लिए हमारे पास एक विस्तृत लेख का अंश है जी, जो इस कानूनी लड़ाई और कहें तो मानवीय संघर्ष के अलग अलग पहलुओं को सामने लाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाएं। हाँ, मतलब शिक्षकों की असल चिंता क्या है, सरकार की दलीलें क्या हैं, कानूनी लड़ाई किस मोड़ पर है, और सबसे जरूरी, इसका व्यापक असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, सतही तौर पर नहीं बल्कि बारीकियों को खंगालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये विवाद खड़ा कहाँ से हुआ, मुद्दे की जड़ क्या है। हाँ, बताइए। जैसा कि लेख में भी साफ है, साल 2010 से पहले जब इन शिक्षकों की भर्ती हुई तब टेट जैसी कोई चीज थी ही नहीं। कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं थी। नहीं, उस समय जो योग्यताएं तय थी, जैसे बीटीसी या बीएड या जो भी प्रासंगिक ट्रेनिंग थी, अच्छा, उसी के आधार पर नियुक्तियां होती थी। वो उस वक्त के मान्य मानक थे। तो मतलब उन्होंने उस समय के हिसाब से सारे नियम पूरे किए। बिल्कुल। समस्या तब शुरू हुई जब बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीटीई ने टेट को अनिवार्य कर दिया। पर यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है, और शायद यही विवाद का केंद्र है, कि क्या कोई नया नियम जो बाद में बना हो, हाँ, जो बाद में बना उसे उन लोगों पर लागू किया जा सकता है जो उस नियम के बनने से बहुत पहले से सेवा में हैं? क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हो सकता है? यही सबसे बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल है इस पूरे मामले का। क्या ये न्याय संगत है कि जो शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं, अनुभवी हैं, बिल्कुल, उन पर आप एकदम से नए मानक थोप दें? हाँ, ये तो ठीक नहीं लगता। लेख के मुताबिक शिक्षकों का मुख्य तर्क भी यही है कि भाई हमने अपनी नियुक्ति के समय की सारी शर्तें पूरी की, प्रक्रिया का पालन किया, योग्य पाए गए तभी नियुक्त हुए। सही बात। तो अब इतने साल बाद हम पर टेट पास करने की बाध्यता क्यों? ये तो अन्याय है। और इसी वजह से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जी हाँ, इसी बुनियादी असहमति के कारण मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। इस पूरे मामले में वो एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 2009 की गाइडलाइन का जिक्र बार बार आता है। जी, इसकी क्या भूमिका है, ये विवाद को कैसे प्रभावित कर रही है? देखिए, एनसीटीई जो है वो भारत में टीचर एजुकेशन के मानक तय करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। हाँ। 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून आया, आरटीई एक्ट, जी, उसके संदर्भ में एनसीटीई ने शिक्षकों की गुणवत्ता में एक रूपता लाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब टेट पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, मकसद ये था कि कम से कम जरूरी ज्ञान और स्किल शिक्षकों में हो। जी बिल्कुल, न्यूनतम मानक तय करना। ये बात तो ठीक लगती है, गुणवत्ता तो जरूरी है। फिर पेच कहाँ फंसा? पेच फंसा इसकी लागू होने की तारीख और इसके दायरे को लेकर। अच्छा। लेख इस बात पर खास जोर देता है कि एनसीटीई की ये गाइडलाइन 23 अगस्त 2010 से प्रभावी हुई थी। 2010 से? हाँ, 23 अगस्त 2010 से। तो तर्क तो यही कहता है कि ये उन भर्तियों पर लागू होनी चाहिए जो इस तारीख के बाद हुई हो। सही बात है। तो फिर 2010 से पहले जो नियुक्त हो गए, उन पर इसे लागू करने की बात क्यों आई? सरकार का क्या तर्क है? यही मामला उलझ जाता है। लेख बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ अन्य पक्ष भी ये दलील दे रहे हैं कि सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो कभी भी नियुक्त हुए हों, एक जैसी योग्यता मानक होने चाहिए। अच्छा। समान अवसर वाली बात,
हाँ, वो समान अवसर और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन क्या ये समान अवसर की सही व्याख्या है? मतलब जो लोग पहले ही अवसर पा चुके और योग्य साबित हो चुके, हाँ, तत्कालीन नियमों के तहत योग्य साबित होकर सालों से सेवा में है, उन पर बाद में बना नियम थोपना, क्या ये समानता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षकों और उनके संगठनों का भी यही कहना है। वो इसे समानता नहीं मानते, बल्कि अपनी सेवा शर्तों का उल्लंघन मानते हैं। सही। तो यही पर टकराव है। एक तरफ गुणवत्ता और मानकीकरण की सरकारी दलील, दूसरी तरफ जो शिक्षक पहले से हैं उनके अधिकार और न्याय का सवाल। चलिए थोड़ा इसके मानवीय पहलू पर भी बात करते हैं। ये सिर्फ नियम कानून की लड़ाई तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। लेख में जिक्र है कि लाखों शिक्षक 2005 से 2009 के बीच नियुक्त हुए थे। जी हाँ, बड़ी संख्या है। कई तो आप 15-18 साल से पढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल, कई तो शायद उससे भी ज्यादा समय से। तो उनके लिए इस स्थिति का मतलब क्या है? उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? उनके लिए ये स्थिति आप सोच सकती हैं कितनी तनावपूर्ण होगी, अपमानजनक भी। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, अपनी जवानी शिक्षण कार्य में लगा दी। हाँ। हजारों बच्चों को पढ़ाया। हाँ। और अब जब आप शायद रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं या मध्य आयु में हैं, तब आपसे कहा जाए कि पहले साबित करो कि तुम पढ़ाने लायक हो। ये तो बहुत पीड़ादायक होगा। लेख में एक वरिष्ठ शिक्षक का बयान भी है जो इस दर्द को बताता है। वो कहते हैं, हमने अपना पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया, स्कूलों को बेहतर बनाया। अब क्या हमें इस उम्र में परीक्षा देके ये साबित करना पड़ेगा कि हम पढ़ाने के योग्य हैं? वो आगे कहते हैं, हमारे इतने सालों के अनुभव का क्या कोई मोल नहीं? ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। बिल्कुल। और इसका कोई व्यावहारिक असर भी पड़ रहा है क्या उन पर? लेख में एक बात लिखी है कि बिना टेट प्रमाण पत्र के उनकी नियुक्ति को अस्थायी या अनियमित माना जा रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 15-20 साल की नौकरी के बाद भी अस्थायी। यही तो, अस्थायी माने जाने का मतलब है कि नौकरी पर हमेशा एक तलवार लटकी हुई है। इसका असर उनके वेतन पर, प्रमोशन पर, भविष्य में पेंशन पर और दूसरी सेवा शर्तों पर पड़ सकता है, या शायद पड़ भी रहा हो। ये तो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात हुई। बिल्कुल। और भविष्य को लेकर अनिश्चितता। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके परिवारों पर इसका कितना मानसिक और आर्थिक दबाव होगा। वाकई ये तो बहुत गंभीर स्थिति है, और शायद इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। जी। तो कोर्ट में क्या चल रहा है? लेख के अनुसार कई याचिकाएं दायर हुई हैं। किन मुख्य कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है? लेख के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण कानूनी सवाल हैं। जैसे? पहला और शायद सबसे अहम, क्या 2009 की वो NCTE गाइडलाइन पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू की जा सकती है? कानून का सामान्य सिद्धांत तो यही है कि नियम बनने की तारीख से आगे लागू होते हैं, पीछे नहीं, जब तक कि कानून में बहुत स्पष्ट रूप से ना कहा गया हो। सही। और दूसरा सवाल, क्या उन शिक्षकों पर जो उस समय के सारे नियम और योग्यताएं पूरी करके नियुक्त हुए थे, उन पर बाद में बनाया गया कोई नया नियम या शर्त थोपना न्याय संगत है, संवैधानिक है? क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, अगर सरकार मानकीकरण के नाम पर ऐसा करना भी चाहती है, तो क्या उसने इन पुराने अनुभवी शिक्षकों की स्थिति का ध्यान रखा है? मतलब क्या उनके लिए कोई विशेष प्रावधान है, कोई छूट, कोई ब्रिज कोर्स जैसा विकल्प दिया गया है, या बस सीधे सीधे कह दिया कि नई परीक्षा दो? अच्छा, तो इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का अब तक क्या रुख रहा है? कुछ अंदाजा लगा है? देखिए, लेख से यही पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है। कोर्ट ने माना है कि ये मुद्दा सिर्फ कुछ हजार शिक्षकों की नौकरी का नहीं है, बल्कि ये शिक्षा की गुणवत्ता, नियमों की सही व्याख्या और लाखों बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा है। सही बात। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी, शायद 3 या 5 जजों की बेंच। ओह, यानी ये मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी हाँ, इससे पता चलता है कि कोर्ट इसे एक साधारण सर्विस मैटर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत प्रश्न मान रहा है। उम्मीद है कि एक ऐसा फैसला आएगा जो भविष्य के लिए नजीर बनेगा। ये तो हुई कानूनी मोर्चे की बात, लेकिन जमीन पर, जैसा लेख बताता है, सरकार और शिक्षकों के बीच एक टकराव चल रहा है। बिल्कुल। सरकार का पक्ष तो हमने समझा कि वो गुणवत्ता और समान मानक की बात कर रही है। शिक्षक इस पर क्या जवाब दे रहे हैं? शिक्षकों का जवाब, जैसा लेख में उभरता है, काफी सीधा और तार्किक लगता है। क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं, भाई, अगर हमने 10, 15 या 20 साल बिना टेट के सफलतापूर्वक पढ़ाया है, हमारे पढ़ाए बच्चे आगे बढ़े हैं, स्कूलों के नतीजे सुधरे हैं, तो हमारी योग्यता पर अब अचानक सवाल क्यों? सही। क्या इतने सालों का हमारा काम, हमारा अनुभव
खुद में योग्यता का प्रमाण नहीं है? ये तो बहुत वाजिब सवाल है। हाँ, वो पूछते हैं कि क्या एक 3 घंटे की परीक्षा उनके दशकों के अनुभव और प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? यहीं पर वो अनुभव बनाम मानकीकृत परीक्षा वाली बहस खड़ी होती है। और ये बहस सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही है। लेख में जिक्र है कि शिक्षक सड़कों पर भी उतरे हैं। जी हाँ, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अच्छा। लेख में टेट थोपना बंद करो जैसे नारों का भी उल्लेख है। इससे पता चलता है कि उनमें गुस्सा और चिंता काफी ज्यादा है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ लोगों का मामला नहीं है, ये एक बड़े समूह की सामूहिक आवाज है जो अपने अधिकारों और अपने सम्मान के लिए लड़ रही है। लेख में इन प्रदर्शनों की तस्वीरें और शिक्षकों के बयान भी दिए गए हैं जो उनकी हताशा और उनके लड़ने के संकल्प दोनों को दिखाते हैं। माहौल तो काफी तनावपूर्ण लगता है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात हो रही हो। लेख में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, दिवाली से पहले की बेचैनी। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की निर्णायक सुनवाई की संभावित तारीखें नजदीक आ रही हैं, शायद दिवाली के आसपास, तो शिक्षकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। उम्मीद और डर दोनों होगा। बिल्कुल, एक तरफ उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी दलीलों को समझेगा, उनके अनुभव को महत्व देगा और उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही एक डर भी है कि अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। ये जो उम्मीद और डर के बीच की कश्मकश है, यही है दिवाली से पहले की बेचैनी। और अगर मान लीजिए फैसला उनके पक्ष में नहीं आता, तो क्या वो इसे मान लेंगे या संघर्ष जारी रहेगा? लेख से तो यही संकेत मिलता है कि शिक्षकों में संघर्ष जारी रखने का मजबूत इरादा है। अच्छा। उनका कहना है कि वो न्याय पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो भी वो कानूनी और लोकतांत्रिक दायरे में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे वो सड़कों पर उतरना हो या कोई और तरीका अपनाना हो। जी, ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और सम्मान का सवाल मान रहे हैं। इस लड़ाई की गूंज सोशल मीडिया पर भी सुनाई दे रही होगी। आजकल हर आंदोलन का एक डिजिटल पहलू भी होता है। हाँ, बिल्कुल। लेख में इसका भी जिक्र है। शिक्षक और उनके समर्थक ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रख रहे हैं। हैशटैग वगैरह चल रहे होंगे। जी, जैसे हैशटैग टेट से छूट दो, हैशटैग जस्टिस फॉर प्री-2010 टीचर्स, हैशटैग एक्सपीरियंस मैटर्स और हैशटैग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सून जैसे हैशटैग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये डिजिटल अभियान भी दबाव बनाने का एक तरीका है। हाँ, जनमत बनाने का और नीति बनाने वालों तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक अहम जरिया बन गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बेहद पेचीदा और, सही कहा आपने, बहुस्तरीय मुद्दा है। जी, इसमें कानून की व्याख्या है, सरकारी नीतियां हैं, गुणवत्ता बनाम अनुभव का बड़ा सवाल है, और इन सबके बीच हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर है। बिल्कुल सही कहा। और ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये एक व्यापक सवाल खड़ा करता है। किस तरह का सवाल? सवाल ये कि जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, विकसित होती हैं, नए मानक आते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है जो पुरानी व्यवस्था के तहत पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। उन्हें नई व्यवस्था में कैसे शामिल किया जाए? क्या सख्ती से नए नियम थोपकर, या फिर उनके अनुभव और योगदान का सम्मान करते हुए कोई बीच का ज्यादा मानवीय रास्ता निकालकर? इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि ये मामला अनुभवी शिक्षकों की पीड़ा और बदलते नियमों की जरूरत के बीच एक गहरे तनाव को दिखाता है। बिल्कुल, दुहाई है। और दोनों ही पक्षों में वजन नजर आता है। हाँ, और ये स्थिति हमें कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती है, जैसा कि लेख भी इशारा करता है। जी, कि जब शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्र में गुणवत्ता के नए पैमाने तय किए जाते हैं, तो उन लाखों शिक्षकों को जो दशकों से पढ़ा रहे हैं, पुराने नियमों से भर्ती हुए थे, उन्हें इन नए पैमानों से जोड़ने का सबसे सही, सबसे न्यायपूर्ण और व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है? क्या सिर्फ एक परीक्षा ही योग्यता का आखिरी पैमाना हो सकती है, खासकर उनके लिए जिनके पास सालों का अनुभव है? हाँ, और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है। मानकीकृत परीक्षणों यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स के सामने सालों के अनुभव का असली मूल्य क्या है? क्या 15-20 साल का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें बच्चों को सफलतापूर्वक पढ़ाना, अच्छे परिणाम देना शामिल है, क्या उसे एक परीक्षा के स्कोर से कमतर आंका जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये गहरे सवाल हैं जिन पर सिर्फ अदालतों को ही नहीं बल्कि हमारे नीति निर्माताओं को, शिक्षाविदों को और पूरे समाज को सोचने की जरूरत है। शायद उत्तर प्रदेश का ये मामला एक केस स्टडी बन सकता है। हो सकता है कि भविष्य में जब ऐसे नीतिगत बदलाव हों
तो उन्हें कैसे ज्यादा मानवीय और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि व्यवस्था भी सुधरे और उसमें काम करने वालों का मनोबल भी बना रहे। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर हमारे सुनने वाले भी शायद सोचना चाहें। अनुभव बनाम मानकीकरण, नए नियम बनाम न्यायसंगत व्यवहार, ये दुविधाएं अक्सर हमारे सामने आती हैं। जी। इस मामले का नतीजा जो भी हो, उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो न केवल कानूनी रूप से सही हो, बल्कि उन हजारों शिक्षकों के प्रति मानवीय और सम्मानजनक भी हो जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा को दिया है। इसी उम्मीद के साथ और इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि इस जटिल मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को समझने में आपको मदद मिली हो।